नाजरीन, आपका फिर एक बार इस्तकबाल है हम बदलेंगे देश बदलेगा के इस प्रोग्राम में। जैसे हमने आपसे वादा किया था कि हम इस हफ्ते भी अजीज बरनी साहब से जुड़ेंगे। अजीज बरनी HRD मिनिस्टर के एडवाइजर हैं और ये हमें बताएंगे कि उर्दू जो सब्जेक्ट है, उर्दू के बारे में हम बात करेंगे अजीज बरनी साहब से। अजीज बरनी साहब, आपका बहुत शुक्रिया फिर एक बार हमारे इस एपिसोड से और इस प्रोग्राम हम बदलेंगे देश बदलेगा से जुड़ने के लिए आपका इस्तकबाल है। अजीज बरनी साहब, मुझे बताइए, क्या उर्दू रोजगार से जोड़ी जा सकती है या जोड़ी जा रही है हिंदुस्तान में? बेशक उर्दू को रोजगार से जोड़ने के लिए 12th प्लान पर काम किया जा रहा है और कपिल सिब्बल साहब ने अपनी एक तकरीर में जो उर्दू दुनिया का रिलॉन्च था उसमें उन्होंने कहा था कि उर्दू को रोजगार से जोड़ा जाएगा। तो मैं उम्मीद करता हूं कि उर्दू को रोजगार से जोड़ा जाएगा। अजीज बरनी साहब, हजारों लोगों को रोजगार देने से मुसलमानों का या उर्दू समझने और उर्दू से जुड़े हुए लोगों के मसले हल नहीं हो सकते, ये आप भी जानते हैं, हिंदुस्तान भी जानता है। मीडिया, प्रिंट मीडिया, टेलीविजन मीडिया या और कई एजुकेशन डिपार्टमेंट्स के उर्दू को बढ़ावा देने से यह मसला हल नहीं होगा, आप इसको मानेंगे? नहीं, ऐसा नहीं है, हम नजरअंदाज नहीं कर सकते। उर्दू जब तकरीबन दम तोड़ रही थी हिंदुस्तान में, ऐसे में अगर उर्दू को फरोग देने का कुछ काम कुछ इदारों ने किया, चाहे वो सहारा इंडिया परिवार हो, चाहे वो इनाडू हो, तो उनकी इस काविश को हम रिकग्नाइज नहीं करेंगे तो नाइंसाफ़ी होगी। जिस तरह ETV ने उर्दू में एक चैनल को सामने लाकर एक बहुत बड़ी कमी को पूरा किया, जिस तरह सहारा इंडिया परिवार ने उर्दू अखबारात की चेन सामने रखकर एक बहुत बड़ी कमी को पूरा किया, ये बहुत बड़े काम हैं। और आज अगर आप देखते हैं कि वेस्ट बंगाल में ममता बनर्जी ने चीफ मिनिस्टर बनने के बाद उर्दू को सेकंड लैंग्वेज डिक्लेयर किया। अगर आप ये देखते हैं कि नीतीश कुमार बिहार में उर्दू को हमदर्दी की निगाहों से देखते हैं, दूसरी सरकारी ज़बान के तौर पर देखते हैं, अगर उत्तर प्रदेश के अंदर उर्दू मजबूत होती चली जा रही है, अगर दिल्ली में शीला दीक्षित उर्दू को दूसरी सरकारी ज़बान का दर्जा देती हैं, तो कहीं ना कहीं उस बदले हुए माहौल का असर है और ये जाहिर है कि ये तमाम बातें रोजगार से जुड़ती हैं। हिंदुस्तान में कई सूबों में बेइंतहा उर्दू की बढ़ावा देने के लिए काम हो रहा है, लेकिन फिर क्या वजह है कि हिंदुस्तान में सिर्फ एक उर्दू यूनिवर्सिटी है, वो भी साउथ इंडिया में हैदराबाद में, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद यूनिवर्सिटी? क्या वजह है? इसकी वजह हमें देखना होगी कि उर्दू से मोहब्बत करने वाले अमली तौर पर उसका साथ कितना देना चाहते हैं। अगर उर्दू यूनिवर्सिटी का क़याम सरकारों की मेहरबानी पर है तो क्या हम स्कूलों में अपने बच्चों को तालीम हासिल करने का भेजने का काम शुरू कर चुके हैं? क्या हम इस बात पर आमादा हो चुके हैं कि हमारे बच्चे उर्दू में आला तालीम हासिल करें, वो IAS के एग्ज़ाम उर्दू ज़बान में दें? क्या हमें ये याद नहीं कि श्रीनगर से शाह फैसल ने उर्दू के अंदर इम्तहान देकर टॉप किया है IAS का? तो जब हम अपने दिमाग से ये बातें नहीं निकालेंगे, खुद एहसास कमतरी के दायरे से बाहर नहीं निकलेंगे, जब तक हम खुद ये नहीं मान लेंगे कि उर्दू से बेहतर रोजगार भी मिल सकता है, तब तक मसले का हल नहीं होगा। आप बिल्कुल सही फरमा रहे हैं, लेकिन आम तौर पर इंग्लिश या हिंदी, दूसरे जो जबानें हैं जिनमें ज्यादा अपॉर्चुनिटीज नजर आती हैं, वो वजह भी हो सकती है। और एक वजह यह भी हो सकती है कि वो एक फैशन स्टेटमेंट है कि दे हैव टू गो इन फॉर इंग्लिश एजुकेशन और वहां पे अपॉर्चुनिटीज ज्यादा हैं। किस चीज को आप ज्यादा जिम्मेदार समझते हैं? जितनी वजूहत आपने बताई उन सबको मैं तस्लीम करता हूं, मगर साथ ही ये भी कहना चाहता हूं कि हिंदुस्तान के अंदर अगर सबसे मकबूल कोई इंडस्ट्री है तो वो फिल्म इंडस्ट्री है। और 65 बरसों में आज़ादी के बाद से और आज़ादी के पहले भी उर्दू ज़बान को जितना फ़रोग फिल्म इंडस्ट्री से मिला है, जितने कारोबार के दायरे को वसी किया है, क्या हमें ये सोचने को मजबूर नहीं करता कि डायलॉग, नगमा निगारी, अदाकारी, ये सब बहुत उर्दू को फ़रोग देने के ज़रिए बन सकते हैं? अजीज बरनी साहब, मैं एक छोटी सी मेरी स्टडी थी और एक यूनिवर्सिटी जिसका नाम मैं नहीं लेना चाहता हूँ, मुसलमानों की यूनिवर्सिटी मानी जाती है, वहां पर जो सेक्शन इंग्लिश का होता है उसके पास हुए वे सारे ग्रेजुएट्स वो बड़े बड़े ओहदों पर, कहीं जजेस बन चुके हैं, कहीं जो है एडमिनिस्ट्रेशन में बड़े ओहदों पे है। उसी तरह हिंदी के भी हैं, लेकिन जो उर्दू के पास आउट्स हैं वो लोग कामयाब उस तरह नहीं होते जिस तरह एक इंग्लिश मीडियम का पढ़ा हुआ लड़का होता है। ये क्या वजह हो सकती है? देखिए, ये इसकी सीधी वजह है कि जो सरकारी कामकाज है वो अंग्रेजी जबान में होता है। ये शिकायत सिर्फ उर्दू वालों को नहीं होना चाहिए, ये तमाम इलाकाई जबानों को ये शिकायत हो सकती है, मगर इसके बावजूद
इलाकाई ज़बानों का फ़रोग़ कम तो नहीं है। हमें कहीं ना कहीं खुद भी इनिशिएटिव लेना होगा, खुद भी कहीं ना कहीं आगे बढ़ने का जज्बा रखना होगा। सब कुछ हम सरकारों की जिम्मेदारी पर नहीं छोड़ सकते। लेकिन एक बात यह भी सच है कि जैसे जो यूनिवर्सिटी की मैं आपसे बात कर रहा था, जैसे मौलाना अबुल कलाम आज़ाद यूनिवर्सिटी, वहाँ पर जैसे मास कम्युनिकेशन का अगर कोई कोर्स कर रहा है लड़का, तो उसका जो करिकुलम है वो इंग्लिश में उसको पढ़ना पड़ता है और उसको एग्जाम उर्दू में लिखना पड़ता है। जो लिटरेचर उसको अवेलेबल होना चाहिए उर्दू ज़बान में, वो क्यों मुहैया नहीं है? ये तवज्जो तलब, ये जो बात आप कह रहे हैं, ये तवज्जो तलब है। मगर मैं ये कहना चाह रहा था कि अगर हुकूमत हिंद ने उर्दू यूनिवर्सिटीज कम कायम की हैं, तो यूनिवर्सिटी लेवल तक पहुंचने वाले जितने भी स्टूडेंट्स हैं वो तो उर्दू वालों को ही तय करना होगा। आज उत्तर प्रदेश के अंदर उर्दू अरबी फारसी यूनिवर्सिटी का क़याम हुआ, रामपुर के अंदर एक और यूनिवर्सिटी का क़याम हुआ। तो ऐसा नहीं है कि उर्दू की यूनिवर्सिटीज़ सामने नहीं आ रही हैं, मगर ग्रास रूट लेवल पर निचली सतह से हमें तलबा को तैयार करना होगा। वो सब के सब मदरसे में जा रहे हैं। मदरसे से उन बच्चों को साथ साथ अगर हम दीगर उलूम की में भी ले जाने पर आमादा करें कि वो ठीक है उर्दू पढ़ें, अरबी पढ़ें, फारसी पढ़ें, मगर साथ ही माशरे के अंदर रोज़गार हासिल करने के लिए उन्हें जिस तरह के इल्म की ज़रूरत है वो भी पढ़ें, तो मैं समझता हूँ कि एक बहुत बड़ी कमी पूरी हो सकती है। अजीज बर्नी साहब, मैं एक छोटा सा यहाँ पर ब्रेक लूंगा, वक्त तकाजा है। नाज़रीन आप कहीं जाइएगा नहीं, हम एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं यहाँ पर। नाज़रीन आपका फिर एक बार इस्तकबाल है। हम बदलेंगे देश बदलेगा के इस प्रोग्राम में हम बात कर रहे हैं अजीज बर्नी साहब से। अजीज बर्नी साहब, आपको नहीं लगता है कि एक उर्दू मीडियम का पढ़ा हुआ लड़का, अगर उस लड़के को यूनिवर्सिटी में उर्दू मीडियम में अगर उसको ना एडमिशन मिलकर इंग्लिश मीडियम में मिलता है तो उसकी क्या मुश्किलें होंगी? यकीनन उसे मुश्किलें होंगी, लेकिन उर्दू मीडियम से पढ़ने वाले को अगर ये जहन में वो रखेगा कि उर्दू के अलावा कुछ नहीं पढ़ेगा, तो यकीनन उसको बहुत से मसाइल का सामना करना पड़ेगा। अगर वो उर्दू इसलिए पढ़ रहा है कि उस माशरे को उसकी ज़रूरत को भी उसे पूरा करना है, उन मसाइल की तरफ भी तवज्जो देना है और रोज़गार भी हासिल करना है, तो फिर उसे दीगर सब्जेक्ट्स की तरफ भी जाना होगा। देखिए, जिस तरह के रोज़गार हासिल करना है, उसकी जो बुनियादी ज़रूरतें हैं जी, उस सब्जेक्ट पर तो आपको अबूर हासिल होना ही चाहिए। उर्दू को हम सिर्फ और सिर्फ रोज़गार से न जोड़ें। आज अगर अंग्रेजी एक स्टेटस सिंबल है जी, हम रोजगार की जरूरत नहीं है तब भी हम अंग्रेजी जानना चाहते हैं। इसी तरह जब उर्दू को हम ये मान लेंगे कि माशरे के अंदर एक बेहतर मकाम, एक बोलने के अंदाज को बेहतर बनाने के लिए, जब हम ये सब महसूस करेंगे कि पार्लियामेंट के अंदर हमारे वो पॉलिटिशियंस, मुल्क के रहनुमा भी एक शेर में अपनी बात को कहना बहुत पसंद करते हैं जो दरअसल उर्दू नहीं जानते हैं, ये उर्दू की वो अहमियत है जो सोसाइटी में उन्हें कहीं औरों से अलग और नुमाया कर देती है। अगर आप बहुत अंग्रेजी जानते हैं, इतनी उर्दू भी जानते हैं कि आप जब हिंदुस्तानी ज़बान में गुफ्तगू कर रहे हैं तो आपका लबो लहजा कुछ औरों से मुख्तलिफ है, तो क्या मैं समझता हूँ कि ये उर्दू के आगे बढ़ने के लिए और उर्दू को गले लगाने के लिए कम वजह है? मैं जानना चाहता हूँ कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जी के क्या इक़दामात हैं, जो सवालात लोगों के जहनों में हैं और जिस किस्म की डिफ़िकल्टीज ज़रूर हैं जो उर्दू के साथ जुड़ी हुई हैं, उनको दूर करने के लिए, और जॉब्स स्पेशली जो एजुकेटेड ग्रेजुएट स्टूडेंट्स हैं उन लोगों को प्लेसमेंट में किस तरीके से आप लोग राहत देना चाहते हैं? कैसे वो जॉब्स बढ़ेंगे जिससे ये सारे पास आउट्स उर्दू में जो पास कर रहे हैं उन लोगों को जॉब्स मिले और उनको कोई तकलीफ ना हो? देखिए, नेशनल उर्दू प्रमोशन काउंसिल ये HRD मिनिस्ट्री का एक ऑर्गन और ख़ास उर्दू के प्रमोशन के लिए है। डॉक्टर हमीदुल्लाह भट्ट उसके डायरेक्टर हैं और हाल ही में उसके वाइस चेयरमैन प्रोफेसर वसीम बरेलवी मुंतखब हुए हैं। तकरीबन 1500 सेंटर्स पूरे हिंदुस्तान के अंदर तकरीबन हर रियासत में ये काम कर रहे हैं। ये कंप्यूटर ट्रेनिंग सेंटर अब सिर्फ कंप्यूटर ट्रेनिंग तक महदूद नहीं है, बल्कि उसमें दीगर कोर्सेज को भी शामिल करने की शुरुआत करने का मंसूबा है। तो उर्दू के लिए हुकूमत हिंद जो कर रही है उसमें अब हमें देखना है कि जो उससे जुड़े हुए लोग हैं वो उसको कितना आगे लेकर जाते हैं। आज गवर्नमेंट जॉब्स क्रिएशन के लिए क्या इक़दाम कर रही है? मैं आपकी सारी बातों को मैं मानता हूं, लेकिन जॉब्स कहीं जॉब्स की जरूरत है, जॉब्स कमियां हैं, जॉब्स उर्दू टीचर्स, उर्दू ट्रांसलेटर्स,
ये सब सरकार के जरिए जो पोस्ट क्रिएटेड हैं वहाँ उनकी तकर्री आप अपने फील्ड के मास्टर बनकर आइए। जी, टीचिंग लाइन के अंदर एक लंबी चेन है, आप लेक्चरर, प्रोफेसर, वाइस चांसलर तक उसमें बनने की गुंजाइश है। तो आप एक स्पेसिफिक सिर्फ उर्दू के लिए अगर रोजगार तलाश कर रहे हैं तो फिर वो आपको उर्दू तक ही महदूद रखेगा। और अगर उर्दू मीडिया से पढ़ने के बाद में आप डॉक्टर भी बनना चाहते हैं, आप इंजीनियर भी बनना चाहते हैं, आप ब्यूरोक्रेसी में भी जाना चाहते हैं, आप लॉ भी करना चाहते हैं, तो आपको ये ध्यान में रखना होगा कि उर्दू के साथ साथ आपको दीगर ज़बानें या दीगर जो सब्जेक्ट हैं उन पर भी आपको तवज्जो देना। लेकिन आपकी बातें सुन के ये लगता है कि कहीं भी गवर्नमेंट में किसी किस्म की प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन देखा जाता है कई स्टेट गवर्नमेंट्स में, फॉर एग्जांपल यूपी में, वहाँ पे कई हज़ार टीचर्स की वैकेंसी है जिस वैकेंसी को फिल नहीं किया गया था। और दूसरी बात यह है कि वहाँ पर संस्कृत और हिंदी को मिलाकर थर्ड लैंग्वेज में लिया जाता है, जब उर्दू ऑप्शनली अब वो थर्ड लैंग्वेज ले सकता है, लेकिन उर्दू पढ़ाने के लिए कॉलेजेस में, स्कूल्स में टीचर्स नहीं है। आप इस बात से इत्तेफाक नहीं करेंगे? आप खुद ही फरमा रहे हैं कि वैकेंसीज खाली पड़ी हैं। हाँ, उर्दू टीचर्स की जगह खाली हैं, वहाँ पर उनको पूर्ण नहीं किया जा रहा है, बल्कि उनकी जगह संस्कृत और दीगर ज़बानों के टीचर्स को मौका दिया जा रहा है। मतलब अवेलेबल नहीं है, उतने उर्दू असातिज़ा मिल नहीं पा रहे हैं जितनी वैकेंसीज हैं। क्या सिर्फ यही वजह है कि उर्दू असातिज़ा नहीं मिल रहे हैं या कोई और वजह? अगर कोई और वजह है तो आज तो आपके पास हर मामले में सच्चाई को जानने का तरीका मौजूद है। जी, आप राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट में जाइए और आप पता कीजिए कि वहाँ जगह पूरी क्यों नहीं की जा रही है। अजीज बर्नी साहब, मैं यहाँ पर एक छोटा सा ब्रेक लूंगा। नाजरीन, आप कहीं जाइएगा नहीं, हम यहाँ पर लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक और लौट कर आएंगे तो डिस्कशन को जारी रखेंगे। नाजरीन, आपका फिर एक बार इस्तकबाल है हम बदलेंगे देश बदलेगा के इस प्रोग्राम में। हम बात कर रहे हैं अजीज बर्नी साहब से। अजीज बर्नी साहब, एज एडवाइजर टू ह्यूमन HRD मिनिस्ट्री, आपके क्या सुझाव हैं मिनिस्ट्री को? कुछ तो शॉर्ट टर्म प्लानिंग्स होते हैं जी, कुछ लॉन्ग टर्म प्लानिंग्स होती हैं। शॉर्ट टर्म प्लानिंग्स में जो मसाइल हमारे सामने उस वक्त के होते हैं, पहले उन पर तवज्जो देना होती है। जामिया मिलिया इस्लामिया के अक़लियती किरदार का मामला था, कपिल सिब्बल साहब का बहुत मस्बत रवैया इस पर था, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का मामला था, उसके अंदरूनी निज़ाम के तरफ से भी कुछ मामले थे। इसके अलावा NCPL के फ़रोग को लेकर काफ़ी बात हुई। उसमें एक मंसूबा जो, जैसा मैंने पहले अर्ज़ किया था पिछली गुफ्तगू में, डॉक्टर हमीदुल्लाह भट्ट उसको तैयार कर रहे हैं। नेशनल माइनॉरिटी एजुकेशन को लेकर इसमें काफ़ी कुछ अभी गुंजाइश है करने की। तो ये सारी चीज़ें जब तक उस स्टेज पर ना पहुंच जाएं कि इनको मंजर आम पर लाया जा सके, तब तक बहुत कुछ कहना मुश्किल होता है। अक्सर मदरसे उर्दू से जुड़े हैं, अरबी से जुड़े हैं, तो वहाँ पे कहाँ से रुकावट आई? ये मदरसा बोर्ड के जो सरबराहान मदरसा बोर्ड के लिए वो लोग तैयार नहीं हैं जो मदरसों को चलाते हैं। मैंने देखा मौलाना अरशद मदनी साहब का मौका बड़ा वाज़ेह था, वो नहीं चाहते मदरसा बोर्ड। और भी जो हमारे मदरसे से जुड़े बहुत काबिल एहतराम शख्सियतें हैं वो नहीं चाहते। अब या तो पूरी तरह से उनके सामने ये बात रखी नहीं जा सकी है कि अगर मदरसा बोर्ड का क़याम अमल में आता है तो इससे मदारिस की जो इनफरादी हैसियत है वो कहीं कमज़ोर नहीं होगी, उनके काम करने के तरीक़े में कहीं मदाखलत नहीं होगी, बल्कि मदारिस को फ़रोग़ का आगे बढ़ने का मौका मिलेगा। अगर ऐसा है तो फिर इस तरह से उनको समझाया जाना होगा। हम मदारिस के अंदर बच्चों को डॉक्टर, इंजीनियर और वकील बनाने के लिए नहीं बुला रहे हैं। ऐसे भी बहुत बड़ी तादाद में हमें ज़रूरतें हैं जहां हमें अपने मज़हब के लिए मुदर्रिसीन की ज़रूरत है। वो हमें मदरसों से मिलेंगे जहाँ दीन इस्लाम की जानकारी उनको दी जा सके। हमारी लाखों की तादाद में जो मसाजिद हैं उनके लिए इमाम दरकार हैं, ये हमें दीनी मदारिस से मिलेंगे। तो क्या ज़िद है कि हम तमाम मदारिस के अंदर उन उलूम को लाना एक शर्त बना दें? तो अगर ये देखा जाए तो हमारे जो मदारिस को चलाने वाले हैं उनका अपना मौका भी बहुत वाज़ेह तौर पर सामने आता है। अजीज़ बर्नी साहब, आपने जो बात कही कि ये ज़रूरत है आज हमको मौलमों की, हुफ़ाज़ की और दीनी मदरसों को चलाने के लिए, मस्जिदों में इमामत करने के लिए, लेकिन क्या उनको सैलरीज़ मिलती हैं?
क्या उनका इकोनॉमिक स्तर बनता है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि उनको वो करना नहीं चाहिए, मैं ये कह रहा हूँ कि एक इमाम, एक अगर मुदर्रिस है एक मदरसे में, उसको वो करते हुए उसके अंदर उतनी सलाहियत पैदा होनी चाहिए जिससे वो अपने ज़ाती तौर पे कुछ और काम भी कर सके, अपनी माशी हालात को सुधार सके, अपने बच्चों को अच्छे से अच्छा पढ़ा सके। ये आप नहीं समझते कि ये ज़्यादा ज़रूरी है? लेकिन अगर हमारे वज़ीर दाखिला ये कहें कि 26 रुपया एक दिन के लिए काफ़ी है और ये 26 रुपया अगर हमारे मदारिस से फारिग लोगों को मिल रहा है, तो हुकूमत हिंद के वज़ीर दाखिला ने जो एक पैमाना सामने रखा है उसको तो पूरा करते हैं, मगर मैं इसे नाकाफ़ी मानता हूँ। और जैसा कि आपने कहा कि वो एक मुदर्रिस की हैसियत से मदरसे में खिदमत अंजाम दें, वो इमाम की हैसियत से मस्जिद में खिदमत अंजाम दें, लेकिन इसके अलावा भी कुछ करें। हाँ, करते ही होंगे, करते भी हैं। तो ऐसा नहीं है कि ये रास्ते बिल्कुल बंद हो गए हैं। हमने शायद उतनी गहराई से उनको जाना और समझा नहीं है। ये बात बिल्कुल सही है। मौलाना महमूद मदनी पार्लियामेंट के मेंबर हैं राज्यसभा में, मौलाना असरारुल कासमी पार्लियामेंट के मेंबर हैं लोकसभा से, यानी वो मुंतखब होके भी पार्लियामेंट में पहुंच रहे हैं, वो इलेक्शन लड़के भी पार्लियामेंट में पहुंच रहे हैं, दोनों मदरसे से फारिग हैं। तो उनकी काबिलियत में, सलाहियत में कहाँ कमी है? कुछ करने का, कुछ आगे बढ़ने का जज्बा चाहिए। मदरसा रुकावट नहीं है, उर्दू रुकावट नहीं है। आज हमारे मुल्क के नायब सदर जमहूरिया क्या उर्दू से उनकी वाबस्तगी नहीं है? तो ये जहन में नहीं रखना चाहिए कि मेरा ताल्लुक उर्दू से है। मैं आज अगर एक ऐसे सहाफ़ी के तौर पर हिंदुस्तान में जाना जाता हूँ जिसको चाहे तारीख साज अखबार का एडिटर करार दिया जाए या एक अच्छा सहाफ़ी करार दिया जाए, तो ये उर्दू ज़बान की बदौलत है। तो मेन स्ट्रीम में आने के दो ही रास्ते हैं, एक है एजुकेशन, सबसे अहम एजुकेशन है, उसके बाद इकोनॉमिक स्टेबिलिटी। इकोनॉमिक स्टेबिलिटी बगैर एजुकेशन के नहीं आ सकती। तो आप, ये एक बहुत डिफिकल्ट सवाल है, लेकिन इसके लिए किस तरीके से आगे कदम उठाने चाहिए? मैं बुनियादी ज़रूरत ये महसूस करता हूँ कि पहले हम एहसासी कमतरी के दायरे से बाहर निकलें कि अगर हम उर्दू में तालीम हासिल कर रहे हैं, अगर हम मदरसे में तालीम हासिल कर रहे हैं, अगर उर्दू हमारी ज़बान है, तो ये हमारी तरक्की में कहीं ना कहीं रुकावट है। जब हमें इस बात का एहसास होगा कि उर्दू वाले वो हैं जो दिलीप कुमार की ज़बान बोलते हैं, उर्दू वाले वो हैं जो शाहरुख खान की ज़बान बोलते हैं, उर्दू वाले वो हैं जो नायब सदर जमहूरिया की ज़बान बोलते हैं, तब एक अलग जज्बा पैदा होगा कि इस ज़बान ने मोहम्मद रफ़ी भी दिया है, इस ज़बान ने लता मंगेशकर भी दिया है, इस ज़बान ने दिलीप कुमार भी दिया है। पाकिस्तान में हिंदुस्तान के साथ समझौते की कई बातें होती हैं, हमारा कल्चरल एक्सचेंज होता है, म्यूजिक डायरेक्टर्स का एक्सचेंज होता है, कई काम होते हैं जो पाकिस्तान से जोड़कर हम एक्सचेंज करते हैं। क्या यह मुमकिन नहीं है, क्योंकि वो एक मुल्क ऐसा है जहां पर उर्दू का काफी चलन होगा, क्या हम लिटरेचर पे एक्सचेंज नहीं कर सकते हैं? बहुत एक्सचेंज होता है। हिंदुस्तान और पाकिस्तान के पब्लिशर्स एक दूसरे की किताबें लातादाद छापते हैं। कभी किसी बुक फेयर में आप तशरीफ ले जाएं और आप इसको देखें। जहाँ तक सवाल उर्दू में पाकिस्तान को हमसे आगे समझने का है, तो दुनिया में उर्दू का सबसे ज़्यादा छपने वाला अखबार हिंदुस्तान में छपता है। क्या ये ज़रूरी नहीं है कि हमारी गवर्नमेंट, हमारे कॉरपोरेट्स, ये लोग वो करिकुलम की जो बात कर रहा हूँ, मैं ये कह रहा हूँ कि उर्दू के पढ़ने वाले बच्चे को, जिसको डिग्री उर्दू मिलने वाली है, उसको आप अंग्रेजी में पढ़ाकर ये तसल्ली कैसे कर सकते हैं कि हमने उर्दू पढ़ा दिया? कॉरपोरेट हाउसेस अब आहिस्ता आहिस्ता सहाफत के जरिए ही सही मगर आगे आ रहे हैं। मिड डे ग्रुप अब फिर एक दूसरे कॉरपोरेट हाउस के पास है, वहाँ एक उर्दू का दूसरा बड़ा रोज़नामा निकल रहा है जो मुख्तलिफ रियासतों से अब निकलने लगा है। वेस्ट बंगाल के अंदर आज़ाद हिंद को फिर नए सिरे से एक बड़े ग्रुप ने लिया है और वो उसको निकाल रहा है। तो ऐसा नहीं है कि कॉरपोरेट हाउसेस के और बड़े घरानों की तवज्जो उर्दू की तरफ नहीं है, अखबार के सहारे आगे आए हैं। आज़ादी के बाद ये पहला मौका है कि एक उर्दू अखबार ने ये एहसास दिला दिया सारे हिंदुस्तान को कि मसाइल उठाए भी जा सकते हैं, हल भी किए जा सकते हैं, सिर्फ अज़्म हो, हौसला हो, हिम्मत हो, आप करिश्मे कर सकते हैं। बिल्कुल। ईटीवी उर्दू, रामोजी राव साहब की जो कोशिश है, आप देखिए 10 साल हो गए उर्दू की खिदमत में रामोजी राव का चैनल ईटीवी उर्दू। बिल्कुल। तो हम चाहते हैं कि रामोजी राव जैसे कई और ऑर्गेनाइजेशन सामने आए, उर्दू को बढ़ावा दें। आपका बहुत शुक्रिया हमारे इस प्रोग्राम में हम बदलेंगे देश बदलेगा पर आपने अपना टाइम दिया। नाजरीन, आपने देखा हम कोशिश
यहाँ पर बहुत हद तक किए हैं कि ये जानने की कोशिश करें हैं कि उर्दू को किस तरीके से बढ़ावा दिया जाएगा, उर्दू किस तरीके से जॉब से जुड़ेगी और उर्दू किस तरीके से वो मुकाम हासिल करेगी जो मुकाम का वो सही मानों में हकदार है। आपका बहुत शुक्रिया। खुदा हाफिज। जय हिंद।